टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं इस वीडियो में भूगोल का एक प्रैक्टिस सेट होगा। ये पहला प्रैक्टिस सेट भूगोल का है। इसके पहले हमने हिस्ट्री और पॉलिटी का एक प्रैक्टिस सेट कराया है, जो पहले प्रैक्टिस सेट का ही है, और उसका एक वीडियो भी हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी का एक ही प्लेलिस्ट है, बीपीएससी टीआरई 4 के नाम से। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाइएगा। टेलीग्राम पे टीएमसी नॉलेज के नाम से ही हमारा चैनल है और वहाँ पर भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और इसके पहले हमने बताया था कि बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 2 का भी वीडियो हमने बनाया था रिकमुड़ी पब्लिकेशन की बुक से ही। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए। ये सभी जो है कि इसी प्रकार के प्रश्न उसमें भी हैं और इसी बुक से था। तो जाहिर सी बात है कि बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 से मतलब नहीं है। उसमें जो भी प्रश्नों का जो सेट है वो काफ़ी अच्छा है और आपकी तैयारी में काफ़ी उससे सहायता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका ये प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी का। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है कि मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के किस हिस्से में स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। आप जानते हैं कि मणिपुर जो है भारत का एक राज्य है और ये देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। पूर्वोत्तर में भारत के जो राज्य हैं उसमें 7 राज्य हैं, जिसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, और जिसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा हैं। तो इसमें सिक्किम को भी हालांकि शामिल किया गया है। इस तरीके से कुल 8 हैं, लेकिन 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, और उसमें 7 राज्य हैं जो पूर्वोत्तर में स्थित हैं। तो ये पूर्वोत्तर का एक राज्य है जो मणिपुर है। और मणिपुर की राजधानी, आप जानते हैं कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। और मणिपुर को भारतीय संघ में विलय किया गया था 15 अक्टूबर 1949 को। 1949 में 15 अक्टूबर के दिन इसे भारतीय संघ में विलय किया गया था और तब से भारत का ये राज्य है। मणिपुर छोटा सा राज्य है और इसका क्षेत्रफल जो है कि 22,327 वर्ग किलोमीटर है। तो मणिपुर राज्य के उत्तर में आप जान सकते हैं कौन से राज्य हैं। तो उत्तर में नागालैंड है, और दक्षिण में कौन है, मिजोरम है, और पश्चिम में असम है। पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। तो इस तरीके से ये पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है भारत का, मणिपुर जो है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है कि भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर। इसमें से बताना है कि इसमें से ऑप्शन में जो दिया गया है इसमें से कौन सा एक जो स्थान है वो राजस्थान में स्थित है और एक धार्मिक शहर है। सही जवाब इसका पुष्कर है। पुष्कर मेला लगता है वहाँ पे। तो पुष्कर जो है भारत के राजस्थान में स्थित एक धार्मिक शहर है, और पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है, और यहाँ पे भारत का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में ही है। और पुष्कर में हमने बताया कि प्रसिद्ध मेला का भी आयोजन होता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी में होता है। कौन सी ऐसी नदी है, क्योंकि विभिन्न नदियों का उद्गम स्थल अलग अलग हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान विंध्य पर्वत श्रेणी है। तो इसका सही जवाब है जो बेतवा नदी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो विंध्य पर्वत श्रेणी है। बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, आपको बता दें। तो इस तरीके से इसका सही जवाब बेतवा नदी है, जो जिसका उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी होता है, और ये यमुना की सहायक नदी है। इसमें कावेरी के विषय में अगर देखें तो कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मागिरी से निकलती हैं। जबकि यहाँ पे देखिए जो ये एक जो और नदी इसमें है, यहाँ पे जो गोमती नदी आपको दिख रहा है ऑप्शन में, इसके विषय में भी जान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है, और गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब था बेतवा नदी, जो विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है। गंगा का जो निचला मैदान है वो भारत के कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसके यानी कि वो पड़ोसी देश तक विस्तृत है, जो गंगा का निचला मैदान है। तो इसका सही जवाब है कि ये बांग्लादेश तक विस्तृत है। गंगा का जो निचला मैदान है वो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश वहाँ तक विस्तृत है। निचला गंगा का जो मैदान है वो उत्तर पहाड़ी क्षेत्र में तथा पश्चिम में स्थित है, यानी कि पुरुलिया जिले को छोड़ करके संपूर्ण पश्चिम बंगाल उसमें शामिल है। निचला जो गंगा का मैदान होता है, निचले गंगा का जो मैदान है वो हिमालय की तलहटी से अंबाकार गंगा के डेल्टा तक फैला हुआ है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब जो है वो ये हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश तक विस्तृत हैं। और गंगा का जो निचला मैदान है उसका निर्माण हुआ था प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। प्लीस्टोसिन काल चूँकि उसमें अलग अलग युग में बांटा गया है उसको, तो इसमें निचले मैदान का जो निर्माण हुआ था वो प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। ये भी आप जान सकते हैं। और आप जानते हैं कि गंगा का जो उत्तरी मैदान है, यानी कि गंगा का जो गंगा नदी का जो मैदान है उसको 3 भागों में बांटा गया है। उसको उत्तरी गंगा का मैदान कहते हैं, मध्य गंगा का मैदान, और निम्न यानी कि निचली गंगा का मैदान जो होता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका बांग्लादेश है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन है। भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन है। तो देखिए, भारत में जो देखा जाए तो वन्य जीवों के जो संदर्भ में है, चाहे वो जलीय जीव हो या जीवों के संबंध में, तो भारत में ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जीवों की जो इस समय संकट ग्रस्त स्थिति में है, यानी कि वो संकटों से जूझ रही हैं। तो इसमें विकल्पों में जो दिया हुआ है, तो भारत में असुरक्षित प्रजातियों में जैसे कि गांगे डॉल्फिन भी है, उस तरीके से काला हिरण भी उसमें आता है, एशियाई हाथी, ये सभी जो हैं कि असुरक्षित प्रजातियों में है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि इसमें ब्राउन बियर है, गौर गौल हैं, ये सभी जो है कि इंडियन वुल्फ हैं, अंडमान रैट, एशियाई गोल्डन कैट और 4 सींग वाला जो मृग है, ये सभी भारत की असुरक्षित प्रजातियों में इस समय शामिल हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। भारत में ऐसे कौन से कारण हैं जिसके चलते वन संसाधन नष्ट हो रहे हैं या उनके आकार में कमी आ रही है, उनका क्षेत्रफल घट रहा है। तो भारत में आप देख सकते हैं ये काफ़ी ये जाना पहचाना भी प्रश्न है, आप अपने बुद्धि विवेक से भी इसका जवाब दे सकते हैं कि वन संसाधनों के ह्रास का सबसे महत्वपूर्ण कारण कृषि का विस्तार, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसके लिए कृषि का विस्तार होना स्वाभाविक भी है। तो वन संसाधनों के कमी का कारण है, जैसे कि लकड़ी की छाल के लिए हम उसको काटते हैं, पत्तों से पत्ते प्राप्त करते हैं पेड़ों से, रबर, विभिन्न प्रकार की औषधियों की प्राप्ति होती हैं, रंग उससे बनाए जाते हैं, भोजन के लिए, ईंधन के लिए और चारा, इन सभी चीज़ों के लिए वनों से ये उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरीके से कृषि का विस्तार जो हो रहा है वो वन संसाधनों के ह्रास का एक सबसे प्रमुख कारण बना हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो जनजातीय इलाकों में जो झूम की खेती होती हैं, उसमें भी क्या होता है कि जंगलों को काट देते हैं, वनस्पतियों को काट देते हैं और वहाँ पे जगह को साफ़ करके कृषि की जाती हैं, उसको जलाया जाता है और उसके बाद से जो राख बनता है वो पोटाश का काम करता है और वहाँ से वो लोग कृषि शुरू करते हैं। फिर उस जगह को छोड़ करके कुछ साल कृषि करने के बाद से फिर दूसरे जगहों पे यही काम करते हैं, यही प्रोसेस करते हैं। तो ये भी वन संसाधनों के कमी का एक कारण है और उसके ह्रास का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है। ये सभी जो प्रश्न हैं वो बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 के प्रश्न ये प्रैक्टिस सेट में भी थे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है और नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और ये परियोजना की शुरुआत हुई थी 2004 में। तो सही जवाब इसका है ये कहाँ है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये सतलज नदी पर है, सतलुज यहाँ पे लिखा हुआ, सतलज वहीं। तो इस 2004 में ये इस योजना को तैयार किया गया था। तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पनबिजली ये संयंत्र भी वहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। तो आप देख लीजिएगा 2004 में बना था और सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। अगला प्रश्न है, और बिहार में जो बरौनी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है, बरौनी थर्मल पावर जो स्टेशन यानी कि एनटीपीसी जो है, एक मौजूदा 320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली स्टेशन है जो बिहार राज्य के विद्युत बोर्ड के पास है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है बरौनी। और इसके संबंध में एक और बात है कि बरौनी जो थर्मल पावर स्टेशन है बिहार राज्य के बेगूसराय ज़िले में है। तो बरौनी थर्मल पावर ये स्टेशन जो बना था वो किसके सहयोग से बना था ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये रूस के सहयोग से बना था, रूस का उसमें आर्थिक सहयोग मिला हुआ था और उसके सहयोग के बदौलत ये अस्तित्व में आया था और 1962 से इसका संचालन प्रारंभ हुआ था, ये भी आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 79वां ये प्रश्न होगा कि भारत के एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए IASO प्रमाणन है, ये आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, और NTPC जो है इसका सही जवाब होगा, यानी कि नेशनल थर्मल पावर जो ये इसका पूरा नाम है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और ये भारत के महारत्न कंपनियों में शामिल हैं NTPC। तो ये जो है कि भारत के एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली जो है यानी कि 14001 जो है उसके लिए ये एक ISO प्रमाणन भी रखता है। तो इस तरीके से सही जवाब है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, इसके और भी इसमें जो कुछ ऑप्शन है उसके विषय में भी जरा सा देख लीजिए। जैसे यहाँ पर NHPC जो है इसका पूरा नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना भी 1975 में हुई थी। और HAL जो है इसका पूरा नाम है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। तो
ये विभिन्न अवसरों के विषय में भी कुछ जानकारी है। ये दोनों की शुरुआत 1975 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में ये दिखता है कि किसके उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश था। 2017 के रिपोर्ट के अनुसार पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो सही जवाब होगा यानी कि विश्व में भारत का जो 2017 का जो रिपोर्ट था कृषि रिपोर्ट, उसमें भारत जो है कि चावल और गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर था। यानी कि इसका सही जवाब होगा चावल और गन्ना। तो इस तरीके से दोनों ही ऑप्शन सही हैं। सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि कपास का उत्पादन जो होता है कपास के संबंध में कि वो इसका उत्पादन गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। और विश्व में प्रमुख जो कपास उत्पादक देश हैं जिसमें चीन है, भारत, अमेरिका, ये सभी देश शामिल हैं उसमें। तो अभी अगर गन्ने के उत्पादन में देखा जाए तो कौन सा देश सबसे प्रथम स्थान पर है, आप सोचिएगा। ब्राज़ील है जो जहाँ सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है। और चावल के अगर संबंध में देखा जाए तो पहला स्थान चीन का है। हालांकि 2017 में भारत दूसरे स्थान पर था चावल और गन्ना के संदर्भ में। इसके बाद के प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार में जो किया गया था उसमें किस चीज़ की स्थापना की गई थी, जिस सामने आपके जो संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है कि जो किसानों के फायदे के लिए जो संस्थागत सुधार किया गया था उसमें भूमि सुधार था मुख्य रूप से। तो सही जवाब इसका है यानी कि भूमि में सुधार किया गया था। उसके लिए जो लैंड रिफॉर्म का जो काम चला था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी और वो किसानों के फ़ायदे के लिए था। और इसके बाद के प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। और इसी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 जो चला था, यानी कि रियो घोषणा पत्र के नाम से भी उसको जानते हैं, इसमें एजेंडा 21 कहा जाता है। और इसमें 2012 के रियो 2 सम्मेलन में घोषणा पत्र का शीर्षक था फ्यूचर वी वांट। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका सही जवाब 1992 है और उसे एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में और इसे छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बाद से ये भारत सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि शुरुआत की थी 1986 में। तो यहाँ पर है कि अधिनियम की बात पूछा है कि अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1972 में इसका सही जवाब होगा। और इसको पारित किया गया था 1986 में, अनुच्छेद 253 के तहत ये बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल कितना है, आप ऐसे याद है तो आप देख सकते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो हालांकि यहाँ पे जो देखिएगा मिलियन में दिया हुआ है, इसका सही जवाब है कि ये भौगोलिक क्षेत्र जो है कि ये 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है। आप ये भी जानते हैं कि विश्व का जितना जो भौगोलिक क्षेत्रफल है तो भारत के पास उसका कितना जो है कि यानी कि 2.42% भारत के पास है भौगोलिक क्षेत्रफल का। और भारत का जो कुल तटीय भाग की लंबाई है वो कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत का जो तटीय जो भाग है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 7516.6 ये किलोमीटर है। और उसके मुख्य भूमि की तटीय जो रेखा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर है। तो इस तरीके से भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो तट रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है। सही जवाब इसका देख लीजिएगा, इसका सही जवाब है कि 22% जो है कि योगदान होता है। और भारत में प्रथम जो जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में की गई थी 1897 में। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता होती है। जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना जो है कि पेयजल की आपूर्ति होती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है, आप ऑप्शन देखिए, इसका सही जवाब है कि 55 लीटर इसका सही जवाब होगा, यानी कि 55 लीटर पेयजल की आपूर्ति होती है। और जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त और 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो यह मिशन जल जो है यानी कि यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस मिशन का उद्देश्य था जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना, क्योंकि जल की मात्रा जो है कि सीमित है, उसको ध्यान में रखते हुए शुरुआत की गई थी। इसका सही जवाब 55 लीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अटल टनल
की लंबाई कितनी है? ये अगला प्रश्न है। अटल टनल की लंबाई कितनी है? इसका लंबाई है यानी कि 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अटल टनल जो है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक राजमार्ग सुरंग है, उसको बनाया गया है। और यह भारत के हिमाचल प्रदेश में है, लेह जो है यानी कि लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी जो है कि पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई है और ये सबसे पुराना बंदरगाह भी है। और भारत की समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई जो है आप जानते हैं, अभी बताया गया था कि 7516.6 किलोमीटर लंबी है। और भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह जो हैं यानी कि ये मुंबई भी उसमें है, जैसे कि कांडला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू पतन है, मर्मुगाओ है जो गोवा में है, न्यू मैंगलोर और कोचीन, ये सभी जो है कि पश्चिमी तट पर बंदरगाह हैं। आप जानते हैं कि भारत में जो बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 12 जो है कि ये बड़े बंदरगाह हैं और कम से कम 250 जो हैं वो छोटे और मझौले किस्म के बंदरगाह हैं। तो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम है। और भारत का सबसे बड़ा जो गहरा अगर बंदरगाह है तो वो भी विशाखापट्टनम ही है। कांडला ये गुजरात का ज्वारीय बंदरगाह है। और भारत का सबसे बड़ा जो जहाज़ तोड़ने का यार्ड जो है यानी कि अलंग गुजरात में अवस्थित है। इसके विषय में कुछ जानकारी है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है यानी कि मुंबई का बंदरगाह होगा इसका। इसके बाद के प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग एक का नाम दिया गया है? ये 12th क्लास के ज्योग्राफी का सभी प्रश्न है। ये 12th क्लास में बंदरगाहों के विषय में भी पढ़ना है और यहाँ पर भी ये जलमार्गों के विषय में भी जानकारी है। तो इसका अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि इलाहाबाद हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग जो है उसका राष्ट्रीय जलमार्ग एक नाम उसका दिया गया है। इस जलमार्ग की स्थापना जो हुई थी 1986 में हुई थी। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, हल्दिया से इलाहाबाद हल्दिया के बीच का ये जलमार्ग है। तो और आप ये भी जानते हैं कि अंतर्देशीय जो जलमार्ग प्राधिकरण है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो नोएडा में है। आप ये भी देख सकते हैं कि नोएडा में इसका मुख्यालय होता है। जो अंतर्देशीय जो जलमार्ग हैं उनका मुख्यालय नोएडा में है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि भारत को कुल कितने रेलवे जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो भारत में देखिए अभी तक जो है कि भारत में कुल 18 रेलवे जोन बन गए। इसके पहले 17 था लेकिन अब 18 हो गया है। आप जानते हैं कि भारत में हालांकि 18 इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप ये भी देख सकते हैं कि भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी 1853 में हुई थी और लॉर्ड डलहौजी ने इसको शुरू किया था। मुंबई से ठाणे के बीच में उस समय 34 किलोमीटर की रेल चलाई गई थी। 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की वहाँ पर बनाया गया और पहली रेलगाड़ी चली थी। और भारतीय रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1905 में। ये भी जानने वाली बात है कि रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 में। और रेलवे की जो मेट्रो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत जो हुई थी वो 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 18 रेलवे जोन है भारत में, हालांकि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। इसके बाद के प्रश्न है कि 1855 में भारत में पहली जूट मिल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि पहली जो जूट मिल बनी थी यानी कि रीसरा स्थान पर बनी थी। और ये जो है कि इसका सही जवाब रीसरा है। और ये जूट उत्पादन में भारत, बांग्लादेश और चीन का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्न में से कौन नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती हैं? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि इसमें से बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती हैं? और इसका सही जवाब है कि अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उसमें धौली, गंगा और मंदाकिनी हैं और पिंडार भी हैं। तो इस तरीके से तीनों इसका ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत यानी पठार का सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। और आप जानते हैं कि गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत के आबू पहाड़ी पर हैं और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। तो इस तरीके से और इसी आबू पहाड़ी पर जैनियों का एक प्रसिद्ध धर्म स्थल है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर के नाम से उसको जानते हैं। तो इसका सही जवाब है यानी कि ये कहाँ है? तो आप देख सकते हैं इसमें अरावली पर्वत इसका सही जवाब होगा। गुरु शिखर का ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और पश्चिमी घाट के विषय में देख लीजिएगा कि पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं और उसकी सबसे जो ऊंची चोटी है अनाईमुडी है और इसकी ऊंचाई 2695 है। जो 2695 अनाईमुडी की ऊंचाई है।
और पूर्वी घाट के विषय में कुछ जानकारी है कि पूर्वी घाट जो है उसकी सबसे चोटी कौन सी है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आंध्र प्रदेश के जिंदगढ़ा है और वो 1690 मीटर है उसकी ऊंचाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसका सही जवाब है नरौरा जो है। नरौरा हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका सही जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नरौरा ये जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में है और बुलंदशहर जिला में स्थित है। जबकि इसके देखिए अब बाकी के जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, कैगा जो है वो कर्नाटका में स्थित है, काकरापार ये गुजरात में है, और ये जो कल्पकम है ये तमिलनाडु यानी कि चेन्नई में है। तो इस तरीके से, और आप तारापुर जानते हैं कि तारापुर और जैतपुर ये नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाड़ौती का पठार कहाँ है, अगला प्रश्न है, और ये पठार कहाँ है, तो राजस्थान में है। और मालवा का जो पठार है उसी को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। अगर आप बाकी ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में जो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित जो संरचना है उसको मालवा का पठार कहते हैं। और इसी तरह से इसमें जो इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। इसके संबंध में एक और जानकारी है कि हाड़ौती जो है वो पश्चिम भारत में राजस्थान राज्य का एक क्षेत्र है जिसे कभी बूंदी साम्राज्य भी कहा जाता था। हालांकि सही जवाब इसका है, यानी कि जो मालवा का पठार है उसी को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कहाँ है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कोयला उत्पादक क्षेत्र की जो उपस्थिति है वो दामोदर घाटी में है, सोन घाटी में है, और महानदी घाटी और गोदावरी घाटी में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 जो इसका ऑप्शन है, यानी कि इसमें डी ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है। हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र ये किस राज्य में स्थित है, और इसका सही जवाब है कि असम राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। तो इसका सही जवाब असम होगा, ऑप्शन सी, और 78 में उसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब हाजीपुर है। हाजीपुर में इसका मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर और समस्तीपुर ये रेलवे मंडल को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब है हाजीपुर। और इसके बाद के जो नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे गोरखपुर इसमें दिख रहा है, तो गोरखपुर जो है उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है और इसके अंतर्गत लखनऊ, वाराणसी, इज्जतनगर रेलवे मंडल को शामिल किया गया है। जबकि पूर्वी तटीय जो रेलवे जोन का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि सही जवाब इसका है, इसमें पूर्व मध्य रेलवे जोन का पूछा हुआ है, तो हाजीपुर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, यानी कि अब्दुल कलाम द्वीप उसे रखा गया है। और उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर और 2015 को इस द्वीप का नामकरण किया था और भारत के महान वैज्ञानिक और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम पर इस द्वीप का नाम रख दिया गया था। और इसके बाद के प्रश्न यहाँ से हैं कि डूंग या झनपोश सिंचाई पद्धति यानी कि सिंचाई संरचना किस स्थान पे ये होता है। तो ये जो संरचना है यानी कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र में ये है कि इस सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह से डूंग या झनपोश सिंचाई पद्धति कम दूरी सिंचाई का एक माध्यम है और इस पद्धति के तहत धान के खेतों को बांध से जोड़ने का काम होता है। तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में होता है। इसका सही जवाब यानी कि यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र घाटी, इसका सही जवाब हो सकता है इसका। और इसमें ये पश्चिम बंगाल भी है, पश्चिम बंगाल में होता है और ब्रह्मपुत्र घाटी दोनों में होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक होगा क्योंकि इसके लिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है। इसमें गलत कथन को पहचानना है कि खरीफ और रबी के संबंध में कौन सा जो है ये गलत है। तो इसका सही जवाब है, देखिएगा इसमें पहला जो कथन दिया हुआ है कि खरीफ महीना वर्ष ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु में फसल काटी जाती है। ठीक है, तो ये जो है यानी कि ये कथन जो है कि सही नहीं है इसके संबंध में। तो ये पहला ही इसका आंसर सही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात है कि आप बाकी के जो है वो सभी ऑप्शन इसमें सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि 102 प्रश्न होगा यहाँ पे कि विश्व में सबसे बड़ा गरान वन यानी कि मैंग्रोव वन कहाँ है, निम्न में से कौन सा है। और इसका सही जवाब है कि जो सबसे बड़ा जो विश्व में गरान वन है अर्थात जो सघन मैंग्रोव वन होते हैं वो सुंदरबन है। सुंदरबन का जो डेल्टा है वो यानी कि पश्चिम बंगाल अपने भारत में ही है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी है जो पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं जैसे कि उसमें बाघ है, हिरण है और मगरमच्छ जैसे प्राणी उसमें पाए जाते हैं। और इस तरीके से
इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा कि इसके अंतर्गत ये खरीफ फसलों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ये मई जून में इसका शुरू होता है, इसकी शुरुआत होती है और जिसमें धान ज्वार और बाजरा की खेती की जाती है। रबी फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। फसलों का कई प्रकार इसमें होता है, जैसे कि रबी खरीफ, उसमें अब जायद फसल भी होता है जिसको गर्मा फसल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं। शीत ऋतु के समय में किस प्रकार का मौसम होने पर ज़्यादा ठंड का ये महसूस होता है। तो इसमें देखिए जब मौसम साफ़ होता है, ये अपने अनुभव की भी बात है कि जब मौसम साफ़ रहता है तो देखिए उसमें ठंडक ज़्यादा लगती है। और भारत का जो सबसे ठंड स्थान है वो लेह का है, तो सही जवाब इसमें साफ़ मौसम है। आमतौर पे देखा जाता है कि जब शीत ऋतु में जिस दिन बहुत घना कोहरा रहता है या आसमान में जब बादल रहते हैं तो उस समय क्या होता है कि वो ठंडी का अनुभव उतना नहीं होता है, लेकिन जब मौसम साफ़ होता है उस समय ठंडी ज़्यादा होती है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। स्वतः कृषि मिट्टी किसे कहा जाता है, ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि कपास जो है उसको स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। यानी कि कपास को जानते हैं कि काली मिट्टी को उसको जो काली मिट्टी होती है उसको कहते हैं, और काली मिट्टी में जो कपास की खेती होती है और उसे रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, उसमें कपास की जो खेती होती है तो विशेष करके ये महाराष्ट्र और गुजरात में इस प्रकार की खेती की जाती है और ये मिट्टी भी पाई जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की ज़्यादा मात्रा होती है इस वजह से। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है, यानी कि कपास की काली मिट्टी को हम ये स्वतः कृषि मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं, और इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमाएं हैं वो 3 देशों से मिलती हैं, और वो 3 देश कौन कौन से आप सोच सकते हैं। म्यांमार है जो उसकी पूर्व में है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पश्चिम में भूटान से जुड़ी हुई है, और इस तरीके से एक और जो है यानी कि उत्तर में वो चीन की सीमा से मिलती हैं। इस तरीके से ये 3 देशों से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती हैं और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, और इसका सही जवाब है जो चावल की जो खेती होती है, जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में होती हैं और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। चावल भारत का हमारा एक प्रमुख जो खदान फसल भी हैं, और चावल के संबंध में एक और चीज़ है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो बोई जाती है वो फसल है चावल, ठीक है। और चावल के संदर्भ में अगर ऐतिहासिक तथ्यों को देखेंगे तो चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोल्डी हवा से ये जो है कि चावल के प्रमाण मिले हुए थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है कोल्डी हवा, और कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, और ये उत्तर प्रदेश के बेला नदी घाटी क्षेत्र में है कोल्डी हवा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है। अब देख लीजिए इसमें कुछ संस्थानों के नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन सा मिलान सही है, इसका सही इसमें देखना है। देखिए रेशम अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु में है, ये सही है। बाकी देखिएगा, बाकी जो चेन्नई में है तो चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है जो कि यहाँ पे गलत मिलाया गया है। सरकरा जो अनुसंधान संस्थान है यहाँ पे कानपुर होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। और चर्म जो अनुसंधान संस्थान यानी कि चमड़ा वाला जो है वो है चेन्नई में, और यहाँ पे लखनऊ दिया हुआ है। इस तरीके से ये गलत दिए हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये मिलान जो है कि पहला वाला ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व कितना था। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था भारत का, और इसके पहले वाले जो 2001 में जनगणना हुई थी तो उसमें 317 था। 2011 में 382 हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का सबसे ज़्यादा है। राज्यों में अगर देखा जाए तो 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार का जनसंख्या घनत्व, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। जबकि सबसे कम किसका है तो अरुणाचल प्रदेश का है, वहाँ पर मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वहाँ का जनसंख्या घनत्व। और इसका आखिरी प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है उस अवधि में तमिलनाडु में सूखा रहता है, इसका कारण क्या है तो आप देख सकते हैं। इसका कारण क्या है आप ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि यह जो है कि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, और भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होती हैं। और यहाँ पे क्या है कि देखिए भारत की जो प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून जो है कि 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। और चूँकि तमिलनाडु जो है कि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इस वजह से वो सूखा पड़ जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा
ज्योग्राफी का ये पहला प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगेगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा।